नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। बुलेटिन में शुरुआत करने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो कि फरीदाबाद से आ रही है। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में छापा मारा है। डॉक्टर के घर से 350 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ है। डॉक्टर की निशानदेही पर भारी मात्रा में विस्फोटक मिला है। घर से AK-47 राइफल और जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए हैं। आरोपी डॉक्टर के आतंकी संगठनों से संबंध के सबूत मिले हैं। पुलिस की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं, जांच जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर फरीदाबाद से आरोपी से पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डॉक्टर के घर से 350 किलो आरडीएक्स बरामद किया गया है। और डॉक्टर किराए के कमरे में रहता था और इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक कैसे छिपाए गए हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम यहां पर सुराग कैसे मिला। जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में छापा मारा है। डॉक्टर के घर से 350 किलो आरडीएक्स भी बरामद किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार जांच पड़ताल भी जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर फरीदाबाद से, जहां पर आतंकी साजिश बताई जा रही है। कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद के धौज इलाके में एक डॉक्टर के आवास पर छापा मारा, जहां से करीब 300 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ है। तो आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में छापा मारा और इस दौरान डॉक्टर के घर से 350 किलो आरडीएक्स बरामद किया गया। और ऐसे में अब सवाल उठता है कि ये आरडीएक्स कहां से आया। और डॉक्टर खुद एक किराए के कमरे में रहता था और इस दौरान मकान मालिक भी होगा वहां पर, लेकिन अभी तक इसकी जांच पड़ताल जारी है। आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर पुलिस यहां पर पहुंची और यहां पर फरीदाबाद में छापा मारा गया और डॉक्टर के घर से 350 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ है। डॉक्टर की निशानदेही पर भारी मात्रा में विस्फोटक मिला है। घर से AK-47 राइफल और जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए हैं। आरोपी डॉक्टर के आतंकी संगठनों से संबंध के सबूत है। तो इसी खबर पर हमारे संवाददाता मोनू पांचाल जुड़ चुके हैं। मोनू पांचाल, मेरा सवाल आपसे ये है कि इतनी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स बरामद हुआ न होना और साथ ही AK-47 बरामद होना, और इस दौरान ये भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर एक किराए के कमरे में रहता था। ऐसे में इतने बड़े मामले में जो है वो पुलिस यहां पर पहुंची है और छानबीन लगातार जारी है। क्या अपडेट है आपके पास? जिस तरीके से देखा जो है डॉक्टर के जो है घर पर छापा मारा गया और वहां पर जिस तरीके से AK-47 और भारी मात्रा में जो आरडीएक्स मिली है, उससे कहीं ना कहीं एक होश जो है वो पुलिस के उड़ते हुए यहाँ पर साफ तौर से देखे जा सकते हैं कि तमाम तरीके से यहाँ पर जब छापा मारा और आरडीएक्स देखिए और AK-47, तो पुलिस भी जो है दंग रह गई कि आखिरकार इस डॉक्टर के घर पर ये आरडीएक्स कहां से आई, AK-47 को कौन लेके आया, इसको लेकर के तमाम सवाल यहाँ पर जरूर खड़े होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अंकिता की पुलिस को कहीं ना कहीं एक कामयाबी हासिल जरूर यहाँ पर होंगे कि इस तरीके से एक जो है डॉक्टर के घर पर छापा मारा और इस तरीके की चीजें जो वहां पर मिली, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी जरूर यहाँ पर मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि अंकिता, जो सूत्रों से जो खबर आ रही है वो यही थी कि यहाँ पर जो है कई जो है राज्यों को यहाँ पर निशाना बनाना था, चाहे वो दिल्ली की बात करी जाए, चाहे वो फरीदाबाद की बात करी जाए, तो कई जो है वो राज्यों को यहाँ पर निशाना बनाने की बात यहाँ पर कही जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ये कश्मीरी जो है डॉक्टर है और ये यहाँ पर 1.5 साल से करीब जो है किराए पे रह रहा था और कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में भी जो है ये सर्विस करते थे। तो इसको लेकर के तमाम तरीके से जिस तरीके से कहीं ना कहीं सूत्रों के अनुसार जब इस बारे में सूचना मिली और यहाँ पर छापा मारा गया, तो यहाँ पर आरडीएक्स और AK-47 इस तरीके की चीजें यहाँ पर से बरामद की गई है। लेकिन अभी तक बात की जाए तो कश्मीर की पुलिस भी जो है वो भी यहाँ पर आ चुकी थी और वो भी उन्होंने भी कहीं ना कहीं छानबीन जो है वो यहाँ पर करते हुए नजर आए। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो एक अच्छे लेवल पर जो है सूत्र संपर्क जो है वो कहीं ना कहीं साधते हुए इस तरीके की चीजों का यहाँ पर पुलिस ने खुलासा किया है। जी मोनू, ये भी देखा जाए तो वो किराए के कमरे में रहते, तो वहां पे जो मकान मालिक है उनका क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए अंकिता, अभी तक मकान मालिक की बात की जाए, चाहे वो धौज इलाके की बात की जाए, तो इस तरीके की वहां पर किसी तरीके की कोई जो है वो इस व्यक्ति पर, इस डॉक्टर पर किसी तरीके की कोई शक नहीं हुआ कि आखिरकार ये कौन है, कहां से आया है। सिर्फ लोगों को ये पता था कि कश्मीर का रहने वाला है, यहाँ पर किराए पे रहता है, एक हॉस्पिटल में जो है डॉक्टर के तौर पर ये सर्विस जो है वो करता था हॉस्पिटल में। इस तरीके की चीजें जरूर थी। लेकिन ये बात की जाए तो फरीदाबाद के धौज
गांव में जो है ये लगभग 1.5 साल से किराए पे रह रहा था। मालिक को भी जो है वो पूरी तरीके से कोई शक नहीं हुआ कि आखिरकार किस तरीके से इसके संपर्क सूत्र है या फिर किस तरीके की इनकी मंशा है, इसको लेकर के जो मकान मालिक को भी कोई शक नहीं हुआ। लेकिन जब वहां पर पुलिस पहुंचे, पुलिस ने रेड करी और उसकी तरीके की चीजों को बरामद करे तो कहीं ना कहीं मकान मालिक के भी होश उड़ गए कि आखिरकार इस तरीके के इतने बड़े तादाद में जो है वो कहीं ना कहीं अभी जो है वो पुलिस पता लगा रही है कि जिस तरीके से आरडिक्स और AK-47 मिले तो कहीं ना कहीं लश्कर तालिबान से कहीं संपर्क तो नहीं है, किस तरीके से चीजें हैं वो अभी इस तरीके की पुलिस जो है अभी खुलासा यहाँ पर करी है। और उसके बाद की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं अंकिता, थोड़ी देर बाद जो है 11 बजे जो है वो फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी देंगे कि आखिरकार कौन था, कैसे था, या आरडिक्स कैसे आई, पुलिस को कहां से सूचना मिली और किस चीज को लेकर के कार्रवाई की जा रही है। जी, ऐसे देखा जाए तो इसमें आतंकी मॉड्यूल का जुड़ा हुआ ना भी बड़ी जो सवाल है वो खड़े कर रहा मोनू, और साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस को यहाँ पर सुराग कैसे मिले। ऐसे में सवाल उठता है कि जम्मू कश्मीर की पुलिस यहाँ पर पहुंची फरीदाबाद में और जांच पड़ताल की गई और जो जानकारी थी वो सही पाई गई है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं अंकिता, मैं आपको जो ये डॉक्टर है ये कश्मीर का रहने ही वाला डॉक्टर है, कश्मीर का बताया जा रहा है कि ये कश्मीर का रहने वाला है। यहाँ पर जो वो धौज गांव में, फरीदाबाद के धौज गांव में किराए पर रहता था, इसलिए डॉक्टरी का भी तो कोर्स किया हुआ है। ये कोई अरबला जो है कोई कॉलेज है, हॉस्पिटल है, उसमें जो है ये जॉब करता था और 1.5 साल से जिस तरीके से इसने सर्विस जो है यहाँ पर काम किया, और जिस तरीके से देखा जाए तो अंकिता सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि यहाँ पर जिस तरीके से अगर ये कश्मीर का है तो कश्मीर से लेकर के तमाम कई जगह जो है बॉर्डर पड़ते हैं, जो है जो देखा जाए तो आरडिक्स जो बड़े भारी मात्रा में जो है वो यहाँ पर पाई गई। और सबसे बड़ी बात है कि AK-47 भी जो है वो आखिरकार फरीदाबाद तक कैसे पहुंची, ये डॉक्टर कैसे लेके आया, या इनके कोई संपर्क सूत्र है या इनको कोई किसी से जो है वो कई चेयरमाइट के हिसाब से इसके पास AK-47 है। तो पुलिस इन चीजों को, सब चीजों को जो है वो खंगालने का काम यहाँ पर कर रही है कि आखिरकार इस तरीके से हार्डिक्स इतनी तादाद में यहाँ पर कैसे पहुंची, AK-47 यहाँ पर कैसे लेकर आए या फिर डॉक्टर वहां पर लेकर आए, तो इसको लेकर के तमाम सवाल जरूर खड़े होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि अंकिता जिस तरीके से कश्मीर की पुलिस को पता लगा तो पुलिस की जो कश्मीर की जो पुलिस है उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने सूत्र जो है वो करके वो फरीदाबाद पहुंचे और मौके पर भी जो है वो उन्होंने जो है वो डॉक्टर को से पूछताछ के दौरान वो चीजें बरामद भी करी गई है। तो तमाम तरीके से अभी देखा जाए तो पुलिस, हरियाणा पुलिस और कहीं ना कहीं कश्मीर पुलिस जो है इस मामले में जो है वो छानबीन करती हुई नजर आ रही है। जी मोनू, जैसे कि आपने कहा कि डॉक्टर के संपर्क कई लोगों के साथ में हो सकते हैं, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में लाना काफी बड़ी बात है और ऐसे में स्थानीय व्यक्ति की जुड़े होने की भी सूचना हो सकती है, क्योंकि इसमें किसी स्थानीय व्यक्ति की मिलीभगत भी हो सकती है, क्योंकि इतना बड़ा आरडीएक्स और 47 बरामद करना बड़ी बात है। बिल्कुल अंकिता, देखिए ये बड़ा इस तरीके की चीजें जो है जिस तरीके के सामान जो आरडिक्स या AK-47 मिली है ये सबसे बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो धौज भी एक जो है मुस्लिम क्षेत्र है, मुस्लिम इलाका गांव है, उसमें इस तरीके की चीजें रहना, क्योंकि अगर बात की जाए तो कई बार जो है फरीदाबाद में इस तरीके के छापे लगे, चाहे वो नूह मेवात की बात कर ली जाए, चाहे वो अब फिलहाल बात की जाए तो धौज के इलाके से जिस तरीके से चीजें बरामद हुई है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो फरीदाबाद से भी कहीं ना कहीं इसके तार जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ते हुए देखे जा सकते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर रहना, जॉब करना और मकान को किराए पर लेना, ये भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं कोई संपर्क में जरूर अंकिता हो सकता है फरीदाबाद का कोई व्यक्ति इसके संपर्क में हो, क्योंकि बाहर का राज्य का व्यक्ति आना और वहां किराए पर मकान लेना, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि बाहर से जब राज्य से कोई व्यक्ति आता है तो मकान देने में बड़ा मकान मालिक हिचकता हुआ नजर आता है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई भरोसे पर जो है कमरा दिलाना और वहां पर रखना और 1.5 साल से, और इसके साथ साथ बात की जाए तो अंकिता यहाँ पर यह भी सवाल खड़ा होता है कि कश्मीर के राज्य से जो यहाँ पर आना और यहाँ पर एक जॉब करना, यहाँ भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मिली वक्त कहीं ना कहीं फरीदाबाद के जो कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ से जुड़ते हुए साफ तौर से देखे जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर मकान को किराए पर लेना, आरडिक्स रखना, AK-47 लाना और उसके साथ साथ जॉब करना, इसको लेकर के सबसे बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर कोई ना कोई संपर्क सूत्र जरूर इसके कहीं ना कहीं चैन बनी हुई है, चाहे वो फरीदाबाद से बात की जाए, चाहे वो फरीदाबाद से जम्मू कश्मीर तक की बात की जाए, चाहे वो तालिबान जो लश्कर है उनसे बात की जाए, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो चैन लंबी होती हुई यहाँ पर
साफ तौर से देखी जा सकती है। जी अंकिता जी, अगर देखा जाए तो अब छोटे शहरों में भी आतंकियों के नेटवर्क जो हैं अब धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं। बिल्कुल अंकिता, देखिए जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आतंकियों की जो चैन है वो कहीं ना कहीं भारत में जो है वो फैलती हुई नजर आ रही है। दूसरी एक तरफ बात की जाए तो एक सबसे बड़ा जो रैली थी यानी कि पद यात्रा, धीरेन्द्र शास्त्री की पद यात्रा इसी क्षेत्र से जो है वो गुजरती हुई नजर आई, क्योंकि अगर जिस तरीके से देखा जाए तो सेक्टर 23 जो इलाका था उससे लगभग 10 किलोमीटर जो है वो धौज गांव है, क्योंकि देखा जाए तो लाखों की संख्या में जो है उस रैली में भी लोग मौजूद थे। तो सबसे बड़ा ये भी सवाल खड़ा होता है कि अंकिता, एक तरफ इस तरीके की पदयात्रा लाखों की संख्या में तादाद में, आखिरकार क्या इसको ही निशाना बनाना था या फिर कोई और वारदात को अंजाम देना था? ये सबसे बड़े सवाल होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस की सूझबूझ और कहीं ना कहीं जो सूत्र पुलिस के रहे हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस कामयाब जरूर हो पाई है इस चीज को खुलासा करने में, और कहीं ना कहीं इस दबिश को देकर के AK-47 बरामद करना, आर्डिक्स बरामद करना और उस आतंक यानी की बात की जाए उस डॉक्टर को उसको कब्जे में लेना, तो सबसे बड़ा कहीं ना कहीं पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल यहाँ पर करती हुई नजर आई है। जी मोनू पांचाल जी, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ और तमाम जानकारी देने के लिए। तो बढ़ते अगली खबर की तरफ, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का गुरुग्राम में लगातार बैठकों का दौर जारी है। सुबह 10 बजे उन्होंने जॉन हॉल में गुरुग्राम जिला जनसंपर्क और शिकायत समिति की बैठक की अध्यक्षता की है, जिसमें जनता की समस्याओं और शिकायतों पर विस्तार से चर्चा हुई है। और इसके बाद में आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री दोपहर 2 बजे गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की बैठक में शामिल होंगे, जहां शहर की विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। दोपहर के बाद में 3:30 बजे साउथर्न पेरिफेरल रोड यानी कि SPR प्रोजेक्ट को लेकर समीक्षा होगी। ये दोनों बैठकें PWD रेस्ट हाउस में आयोजित की जाएंगी। बैठकों में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, विभागीय प्रतिनिधियों और स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल रहेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओपी जुड़ चुके हैं। ओपी, ये जानना चाहेंगे कि सीएम नायब सिंह सैनी लगातार बैठकें कर रहे, जनसंपर्क से प्रोजेक्ट पर मंथन किया गया, विकास परियोजनाओं पर समीक्षा बैठकें भी की गई हैं और आज भी 3:30 बजे तक बैठकों का दौर PWD रेस्ट हाउस में जारी रहेगा। क्या जानकारी आपके पास है? देखिए अंकिता, अगर आज मुख्यमंत्री नायब सैनी के दौरों की बात करें तो मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सुबह 8 बजे जो दिल्ली के नई दिल्ली के जो हरियाणा भवन है वहां से शुरुआत की थी और 8:30 बजे उनके दौरों की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले उन्होंने लोगों की जो समस्याएं सुनी, जो लोग उनके पास की समस्याएं लेकर आए थे उनकी समस्याएं सुनी और उसके बाद मुख्यमंत्री जो है आज गुरुग्राम के दौरे पर रहने वाले 9 बजे मुख्यमंत्री वहां से निकले थे और 10 बजे जो है उन्होंने जो जिला परिवारवाद की बैठक है जिसमें लोगों की समस्याओं को जो रखा जाता है उसकी जो है वो बैठक ले रहे हैं। और मुख्यमंत्री जो जिला स्तर पर जो ये कष्ट निवारण समितियां बनाई गई हैं उसमें जो है गुरुग्राम जिले के जो है वो चेयरमैन भी हैं, तो इस लिहाज की एक मंथली बैठक है जो जिसका आज आयोजन जो फिलहाल किया जा रहा है और ये बैठक करीबन 1 बजे के आसपास तक जो है वो चलेगी और इसके बाद मुख्यमंत्री जो गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसकी बैठक जो है वो 2 बजे जो है वो लेंगे और इसमें जो गुरुग्राम के बड़े प्रोजेक्ट हैं करीबन 100 से 150 करोड़ से ऊपर के जो प्रोजेक्ट हैं उनके विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। अगर कोई नया प्रोजेक्ट है तो उससे संबंधित जो भी डिपार्टमेंटल प्रोग्रेस की रिपोर्ट DPR वगैरह तैयार की गई तो उनके ऊपर भी चर्चा होगा। और उसके बाद जो मुख्यमंत्री हैं 3:30 बजे जो है वो एक बैठक लेंगे और करीबन 4 बजे मुख्यमंत्री का जो हेलीकॉप्टर है वो गुरुग्राम से जो है वो चंडीगढ़ के लिए जो है रवाना होगा और शाम को करीबन 4:30 या 4:50 से मुख्यमंत्री जो है दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो कह सकते हैं कि काफी एक व्यस्त भरा जो है मुख्यमंत्री नायब सैनी का आज का दिन है। जी ओपी शर्मा, जैसे कि आपने जानकारी दी कि विकास परियोजनाओं पर आज समीक्षा बैठक होगी और ये दिन भर आज बैठकों का दौर जारी रहेगा। प्रमुख बैठक के जो एजेंडे आपने बताए हैं जहां पर बैठकों का आज दौर जारी है, इसमें जो प्रमुख मुद्दा रहेगा वो आज क्या रहने वाला है? देखिए आज की बैठक का मुद्दा कुछ नहीं है, लेकिन जो मुख्यमंत्री की पहली बैठक फिलहाल गुरुग्राम में जो जारी है जिला कष्ट निवारण समिति की, तो इसमें करीबन 20 से 30 शिकायतें जो है वो रखी जाती हैं। लोगों की शिकायतें जो है वो होती हैं। अगर हम उसके बाद
गमाडा मतलब गुरुग्राम मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं जन सड़क कार से जुड़े हुए ही एक बड़े कार्य होते हैं, सड़कों का निर्माण, ओवर ब्रिज का निर्माण, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो निर्माण, इस तरह की जो शहर की जरूरतें होती है, साफ सफाई का प्रबंधन, मतलब जीएनडीए को हम बोले तो वो एक नगर निगम का एक बड़ा रूप है। और नगर निगम जहाँ कम राशि के काम करवाता है वही गमाडा के पास 100 करोड़ प्लस से ज्यादा की परियोजनाओं को जो है शुरू करने की या उनको अनुमति देने की जो है वो पावर होती है। तो कह सकते हैं कि ओवरऑल मुख्यमंत्री जन सुविधाएं जो है आज का बड़ा मुद्दा होगी, जिनको लेकर बीजेपी जो है तीसरी बार सत्ता में है। जी, ओपोजिशन में अगर देखा जाए तो लगातार विपक्ष भी तमाम तरह के सवाल उठाता है, चाहे वो मेट्रो को हो, साफ सफाई को लेकर हो या फिर कानून व्यवस्था को लेकर हो, तो उन पर भी क्या कुछ ध्यान दिया जाएगा आज? देखिए इंतजा, आज मुझे नहीं लगता कि इन बातों पर कोई चर्चा होगी, क्योंकि ये कोई पार्टी या सरकार की बैठक नहीं, ये स्थानीय स्तर की, जिला स्तर की जो समस्याएं हैं उनको लेकर ये बैठक बुलाएगी। जिला प्रतिनिधान समिति की बात करें तो गुरुग्राम जिले से संबंधित लोगों की शिकायतें आएंगी। अगर जीएमडीए की बात करें तो वहां पर जो गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो एरिया है उसके विकास कार्यों को लेकर जो है वो चर्चा की जाएगी। जहां तक विपक्ष के आरोपों की बात है तो विपक्ष के आरोपों के लिए हर मंगलवार को हरियाणा में बीजेपी विधायक दल की जो अनौपचारिक बैठक होती है और उस बैठक में एक हफ्ते के या एक महीने के जितने भी हैं सभी जो मुद्दे होते हैं उनके ऊपर चर्चा होती है, क्योंकि विधायक, मंत्री, पार्टी नेता जो तमाम तरह के लोग जो है आमतौर पर 2 से 4 बजे के बीच में चंडीगढ़ मुख्यमंत्री आवास के अंदर होते हैं। और जहां तक बात विपक्ष की करें तो विपक्ष ने 12 नवंबर से हरियाणा में वोट चोरी को लेकर अभियान चलाने का ऐलान किया है। कल रविवार को दिल्ली में कांग्रेस की एक बैठक हुई थी और उस बैठक में सभी पदाधिकारी, विधायक, जितने भी डेलीगेट्स थे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो विकास परियोजनाओं पर आज बैठक होने वाली है। जनसंपर्क विभाग द्वारा यहां पर बैठक की जाएगी। सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे और मीटिंग लेंगे। तो बढ़ते अगली खबर की तरफ। हरियाणा में मौसम ने अचानक से करवट ले ली है। उत्तर दिशा से चल रही ठंडी हवाओं ने पूरे प्रदेश में सर्दी का असर बढ़ा दिया है। बीते 2 दिनों से सुबह और देर शाम गलन बढ़ने लगी है, जिससे लोगों ने अब गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। रोहतक, अंबाला, कुरुक्षेत्र, भिवानी, हिसार जैसे जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में तापमान में और भी गिरावट होगी। कई इलाकों में हल्का कोहरा भी छा सकता है। बढ़ती ठंड से आम जनजीवन प्रभावित भी हो रहा है और वहीं सुबह शाम सड़कों पर लोगों की आवाजाही भी कम नजर आ रही है। तो आपको बताते चलें कि चाय की दुकानों, अलाव के आसपास लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है और जबकि किसान खेतों में ठंडी हवाओं से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही मौसम विभाग ने सलाह दी है कि बुजुर्ग और बच्चे विशेष सावधानी बरतें। तो आपको बताते चलें कि हरियाणा का न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान लगातार तापमान जो है वो गिरा हुआ नजर आ रहा और कोल्ड वेव ठंड लहर की चेतावनी भी जारी की गई है। तो आपको बताते चलें कि इस दौरान दिनचर्या भी लोगों की अब बदल रही है। गर्म कपड़े, हीटर का इस्तेमाल लोग करने लगे हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कौशिक जुड़ चुके हैं। कौशिक, आपसे जानना चाहेंगे कि मौसम लगातार बदल रहा है और अब ठंड दस्तक देने वाली है, तो क्या नजारा अभी देखने को मिल रहा है जहां पर आप मौजूद हैं? देखिए, यमुनानगर की अगर हम बात करें तो पिछले 2 दिन से लगातार जो है ठंड का असर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि तापमान में जो है लगातार जो है गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसको लेकर ज्यादातर इसका असर अगर हम देखें तो छोटे बच्चे व बुजुर्गों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अस्पताल व नर्सिंग होम में जो है इस समय छोटे बच्चों और बुजुर्गों में जो है इस समय फ्लू और जुकाम आदि के जो है मरीज इस समय बढ़ रहे हैं और उनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। और अगर हम बात करें तो सुबह शाम जो है कोहरा भी
खाने लगा है और पिछले 2 दिन से जो है यह तापमान में गिरावट लगातार गिरती हुई नजर आ रही है। और लोग जो है चाय की दुकानों पे जो है चाय की चुस्कियां करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और अगर हम बात करें तो मौसम में तापमान में गिरावट आता देख जो है गर्म कपड़ों की खरीद भी बाजारों में होना शुरू हो गई है। गर्म कपड़ों की खरीद करने के लिए बाजारों में लोगों का तांता लगा हुआ है। और जो लोग हैं पिछले 2 दिन से जो है ठंड का असर बढ़ता हुआ देख उससे बुरी तरह से प्रभावित है, जिसका अच्छा से ज्यादा असर जो है छोटे बच्चे या बुजुर्गों पर बुरी तरह से इसका असर पड़ रहा है और वह कहीं न कहीं बढ़ती ठंड से प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। जी कौशिक खान, जैसा कि आपने बताया कि लगातार अस्पतालों की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है, तो ऐसे में अगर बात की जाए शेल्टर होम की तो वहां पर क्या अभी तक प्रशासन ने व्यवस्थाएं की हैं? देखिए, अगर हम बात करें शेल्टर होम की तो प्रशासन की तरफ से जो है अभी तक अगर हम यमुनानगर की बात करें तो प्रशासन की तरफ से इस चीज से निपटने के लिए ठंड का इंतजाम करने के लिए कोई इंतजाम अभी तक प्रशासन करता हुआ कहीं नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ठंड का जो अभी शुरुआती ठंड है और पिछले 2 दिन से जो है ठंड तापमान में गिरावट आई है। अब देखने वाली बात यह है कि अगर आगे तापमान में इसी तरह गिरावट लगातार आती है, प्रशासन जो है शेल्टर होम में इंतजाम करता हुआ कहीं नजर आता है या नहीं, यह देखने की बात है। पर यह सच है कि पिछले 2 दिन से जो है लगातार तापमान में जो गिरावट है उससे लोग बुरी तरह से प्रभावित है। लोगों ने जो है गर्म कपड़े निकाल लिए हैं और गर्म कपड़ों की खरीद भी कर रहे हैं और ज्यादातर असर इसका बच्चों पर पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि कई जगह जो है स्कूलों का टाइम भी जो है अभी जो बसेज वगैरह है जो पूरे 7 बजे आ जाती है, उसमें भी परिजन जो है पेरेंट्स जो है स्कूलों से मांग कर रहे हैं कि स्कूलों का समय भी जो है बढ़ती हुई ठंड को देखकर आगे बढ़ाया जाना चाहिए। स्कूल का टाइमिंग जो है सर्दी का टाइम 9 बजे कम से कम होना चाहिए, पेरेंट्स की मांग है। और प्रशासन जो शेल्टर होम में इंतजाम की अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल कहीं इंतजाम करता हुआ कहीं नजर नहीं आ रहा। ठीक है, कौशिक खान आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार सर्द हवाएं चलने लगी हैं और ऐसे में अगर फसलों की बात की जाए, किसानों की बात की जाए तो किसानों का क्या कहना है इस पर और क्या स्थिति है किसानों की? देखिए, अगर हम बढ़ती ठंड की बात करें तो इस समय जो है गेहूं बुआई का कार्य पूरे जोरों पर पीक पर है और पूरे जोरों से गेहूं बुआई का कार्य चल रहा है। अगर हम बढ़ती ठंड की बात करें तो गेहूं की बुआई के लिए बढ़ती ठंड एक अच्छा माना जाता है। किसानों का कहना है कि जितनी ज्यादा ठंड बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा जो है गेहूं की बुआई होने के बाद उसके जो गेहूं उगने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर हम बात करें तो बढ़ती ठंड जो है गेहूं का बुआई का जो सीजन है उससे कहीं न कहीं उसका फायदा मिलता है, ऐसा किसानों का कहना है। जी कौशिक खान, अगर बात की जाए ठंड की तो इस साल कितनी ठंड पड़ने वाली, क्योंकि अगर 5 सालों का आंकड़ा देखा जाए या पिछले साल का अगर मुकाबला किया जाए तो इस बार ठंड कितनी रहने वाली है? जैसे अगर पिछले साल और पिछले साल ठंड शुरू हो जाती थी लेकिन अब 10 नवंबर तक हो चुका है, लेकिन अभी तक उतनी ठंड नहीं आई है जितना पिछले साल या पिछले साल से पहले ठंड रह चुकी है। इस पर इसी पर बात करेंगे। जैसा कि आपने बताया है कि पिछले 2 सालों से जो है ठंड 10 नवंबर से पहले ही बहुत अधिक ठंड शुरू हो चुकी थी और इस बार जो है 10 नवंबर को ज्यादा 2 दिन से ठंड का असर देखने को मिला है। इसके बावजूद मौसम विभाग की चेतावनी जरूर है कि आने वाले समय में जो है जो ठंड का दिसंबर का और जनवरी का महीना है उस समय जो है पिछले सालों की अपेक्षा ज्यादा ठंड पड़ने का मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है। तो यह कहा जाता है, साफ तौर पर कहा भी जा सकता है कि मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए आने वाले समय में ठंड बेशक जो है देवी से अपना असर दिखाना शुरू कर रही है, पर इस बार मौसम विभाग की भी चेतावनी है कि ठंड जो है पिछले 2 सालों से ज्यादा पड़ने वाली है। जी कौशिक खान, अगर अस्पतालों की बात की जाए तो अस्पतालों में क्या स्थिति बनी हुई है अभी? ठंड को लेकर अगर अस्पतालों की बात करें तो इस समय जो है अस्पतालों में जो है बच्चे और बुजुर्ग उनकी संख्या जो काफी बढ़ रही है, इसमें ठंड से जैसे बुखार, कोल्ड, कफ जो है इसके मरीज जो ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और थोड़ा बच्चे में जो है इसका असर ज्यादा देखने को मिलता है और बुजुर्गों में भी इसका ठंड का असर देखने को मिल रहा है। और अस्पतालों के अगर हम बात करें तो यहाँ बच्चे व बुजुर्गों की संख्या में काफी बढ़ोतरी लगातार होती हुई नजर आ रही है। जी कौशिक खान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार मौसम करवट बदल रहा है, बड़ी हुई सर्द हवाओं से रफ्तार जो है वो लगातार तेज हो गई, ठंड बढ़ने से लोग काफी ज्यादा परेशान भी हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।